नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बस एक ही दरख्वास्त होती है हमारी सुबह सुबह कि आप सभी इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दें कि इस पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में डंका बज जाए इस वीडियो का। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है तो इतना समझ जाना आपके भाई के लिए भी बेटर होगा, आपके दोस्त के लिए भी बेटर होगा। जो कहीं कोचिंग करते होंगे ना, उनको भी ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा एक बार, जिससे कि उस पूरे सीरीज को वो देख सके। ये पूरे भविष्य के लिए, पूरे जब तक पूरी यूट्यूब चैनल है तब तक आपके लिए वीडियो प्लेटफॉर्म में पड़ी रहेगी। इसको आप देखते रहिएगा। साइंस के भी क्लास चल रहे हैं, कुछ दिन में मैथ के भी लग जाएंगे, उसको भी आप 1 से 2 दिन में देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और एक दिन मैं इस सारे का सारे वीडियोस जितने भी क्लास चलते हैं उसका मैं कम्युनिटी में पूरा टाइम टेबल लगाता हूँ, उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। जितने बच्चे भी देखते हैं, व्यूज करते हैं, बस उनसे मेरा एक दरख्वास्त होता है, सच में अगर आप किसी मेहनत करने वाले को नहीं दबाना चाहते हैं ना, तो बस शेयर कर देना मेरे लाल। कम से कम ऐसे विद्यार्थी, अपने नहीं पढ़ो, कि कम से कम ऐसे विद्यार्थी के पास पहुंचा देना ना, भगवान आपका हमेशा भला करेगा। निश्चित रूप से ये मान के रखना, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो ना, उसको सही डायरेक्शन दिखाते हो ना, बहुत सारी वीडियो शेयर करते हो ना, तो एक वीडियो इसको शेयर कर देना, उससे बोल देना कि तू इसको देख भाई, तू इसको वीडियो को देख और उसके बाद किसी एग्जाम में बैठ जा, ठीक है। सुपर टेट हो, KVS आने वाला जो लगे हुए हैं, यूपी ट्रिपल SC के अंदर बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के अंदर वैकेंसी आने वाली 2.5 लाख। तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाओ, बस 2 साल लग जाओ, इसके बाद नौकरी आपके हाथ में। तो बस आपको यह काम कर लेने हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह लगभग 22वां या 23वां लेक्चर होगा ज्योग्राफी पर। तो जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा, कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। तो डेल्टा बनाने वाली नदियां, देखिए 2 प्रकार की नदियों के बारे में हमको पढ़ना है। हमने नदी तंत्र के बारे में देख लिया, 2 अपवाह तंत्र के बारे में देखा, फिर उसके बाद मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाया आपको, फिर यमुना नदी तंत्र के बारे में, फिर सिंधु नदी तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। एक एक वीडियो सेपरेट छोटे छोटे लेक्चर में बहुत ही डीपली जाकर, जो कि आप एक बार पढ़ लिए तो कहीं से कोई बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप उसको रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए। प्री क्या मेंस तक काम देने वाला है वो चीज़। फिर इसके बाद आज मैं जो पढ़ने वाला हूँ, 2 वीडियो भी और रह जाएंगे, इसके बाद एक वीडियो और। आज जो मैं पढ़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, जो पूरब की तरफ नदियां बहती हैं, पूरब की तरफ, क्योंकि मैप हम जब भी बनाते हैं तो हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो पूरब इधर हुआ बंगाल की खाड़ी, और ये अरब का सागर, अरब सागर के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों हिंद महासागर के ही 2 वाटर बॉडी है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, जैसे गंगा नदी हो गई, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, यमुना नदी का अपवाह तंत्र, यमुना नदी कुछ सहायक नदियाँ हो गई, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हो गई, दामोदर नदी हो गया, महानदी हो गई, इसके बाद आप कह लीजिए कि स्वर्णरेखा नदी हो गया, फिर उसके बाद आपका गोदावरी नदी हो गई, फिर उसके बाद आपका कृष्णा नदी हो गया, फिर उसके बाद कावेरी नदी हो गई। तो ये सब की सारी नदियाँ इधर बहती हैं। और इधर बहने वाली नदियों को जो मैंने अभी नाम बोला है, उसको कॉपी पे एक बार सुनकर लिख लीजिएगा। ये सारी की सारी नदियां जो है ना, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। सर ये डेल्टा क्या होता है? अभी बताने वाला हूं, और कुछ नदियों को जिक्र भी करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा बनाने वाली नदी, डेल्टा का मतलब जब इधर से नदियां आती हैं ना, पहाड़ों को काट कर चीरते हुए, जब चीरते हुए इधर से नदियां आती हैं, तो यहाँ पर खड़ी पहाड़ी पड़ती है। इस खड़ी पहाड़ी से जब वो सीधे आती हैं तो बहुत ही कलकलाती हुई आवाज करते आती हैं। उनका शोरगुल समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा होता है, युवा अवस्था में होती है वो। फिर जैसे नीचे आती हैं वो विसर्प करने लगती हैं, इस प्रकार से विसर्प करने लगी। जब विसर्प करने लगती हैं तो अपने आसपास वाले क्षेत्र में मिट्टी, खादर मिट्टी, बलुआ मिट्टी, चूना पत्थर, ये सब छोड़ते हुए आगे बढ़ते चलती हैं तो सीधे ढलान को पा लेती हैं। जब एक ढलान को पा लेती हैं तो ढलान के अनुरूप वो फिर से बंगाल की खाड़ी में आ जाती हैं। इस बंगाल की खाड़ी में उनका जो मुहाना होता है कुछ इस प्रकार से फैल जाता है। जैसे आप देखते हो, कभी एक बाल्टी ले लो, एक बाल्टी पानी लड़ा दो, फिर उसके बाद उसमें 1 बूंद दूध गिरा दो, जैसे या फिर दूध की धारा को उसमें लाओ। जैसे यहाँ पर पूरा पानी लड़ा दो, अब पानी लड़ा दो, यहाँ पर गिरा दो, इसके बाद एक दूध का धारा, क्यों दूध का बोल रहे हैं, कोई स्याही भी ले सकते हो आप, इंक वगैरह ले लेना। जैसे ही इधर आएगा, इसमें थोड़ा सा पतला सा एक नाली के नुमा बनाकर इसको आप इसमें लाकर मिला देना, तो देखेंगे ये इस प्रकार से फैल जाएगा, ऐसे फैलने लगेगा। जब ऐसे फैलने लगेगा तो बस इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का प्रतिरूप कहते हैं। तो याद रखना, जो पूरब में नदियां बहने वाली हैं जिसका नाम हमने बताया, वो सब के सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और जो पश्चिम में बहने वाली होती हैं, अब मैं बताऊंगा, एक एक का जिक्र करूंगा कल। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माहे नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी नहीं, इसके बाद सिंधु नदी। तो ये सब सारी की सारी नदियां जो इधर बहती हैं
गार्ज बनाती हैं। इस बात को पहले आप याद रखेंगे, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अब मैं एक एक करके सारे नदियों के बारे में पढ़ाता हूँ। चलिए, अब आ गया सबसे पहले महानदी। महानदी हमने जब हम जिक्र कर रहे थे आपको पठार के बारे में, पठार वाला जब मैं वीडियो बना रहा था, तो उसमें महानदी का मैंने जिक्र किया था। यह महानदी कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर के पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश, देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के बगल में झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में तो दंडकारण्य के पठार पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला इलाका, समझ रहे हैं ना, और झारखंड, बिहार, इस तरह से फैला हुआ है पूरा यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार। उस छोटे नागपुर पठार पे एक स्थित है भैया रायपुर का पठार, रायपुर जिला है। रायपुर जिले में बेटा एक सिंहावा करके एक जगह है, सिंहावा की पहाड़ी है कह लो, वहाँ से निकलती है पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई, पूर्व या फिर कह लीजिए दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई एक नदी निकलती है, जिसका नाम है महानदी। यह नदी डेल्टा बनाती है। कहाँ पे गिरती है भाई, बता देना, ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर स्थित है। देखिए, इसकी महानदियों के कुछ एक तरह से सहायक नदियां भी हैं, जो कि पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, शिवनाथ, मंड, डूब उत्तर, जोंक, तेल। तो तेल बहुत बार पूछा गया है, तेल किसकी सहायक नदी है, तो बता देना महानदी की सहायक नदी है। महानदी उड़ीसा में बहने वाली नदी है, इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। महानदी उड़ीसा में ही, उड़ीसा के तट से ही ये बाहर नीचे यहाँ से निकलती है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ उड़ीसा है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलकर यह उड़ीसा में ही जाती है। कहाँ से निकलती है, सिहावा एक जिला है कह लीजिए, रायपुर जिले में सिहावा एक जगह है या फिर पहाड़ी है, चोटी है, वहाँ से पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व की ओर, देख लो पूर्व बह रहा है ना, या फिर दक्षिण पूर्व की तरफ ऐसे बहती हुई ये कहाँ गिरती है, उड़ीसा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी ऊंचाई पता, मतलब लंबाई पता चल गया आपको। अब इसके बाद कुछ इस पे तर्ज कर लीजिए, कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस पे बनाई गई हैं। जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। वैसे बांध का वीडियो हम लाएंगे, एक आपको दिखाएंगे कहाँ पे हैं सारी चीज़ें, बस याद कर लीजिए। अभी जैसे महानदी आपने डाला है ना हेडिंग, उसके नीचे आप लिखते चलिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हीराकुंड बांध हो गया, टिहरी नहीं भाई, टिपकारी, टिहरी नहीं, टिपकारी, टिहरी बांध तो उत्तराखंड में पड़ जाता है, जो कि आपके एक तरह से किस नदी, चंबल नदी पे पड़ जाता है ना, चंबल कह रहे हैं, सॉरी, बेतवा, सॉरी यार क्या बोल दिया मैंने। देखो इधर आपका झेलम है, चिनाब नदी पे पड़ जाता है ना, चिनाब नदी पे पड़ जाता है टिहरी बांध परियोजना। तो वह चीज़ें थी यहाँ पर, हीराकुंड, टिपकारा, नराज और एक मतलब नराज, बस इतने यह प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, याद रख लेना। अब यह पूछा जाता है कि जो अब चलिए अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो उसमें मैं जिक्र कर लूँगा उसका। अब दूसरा लिखिए, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी हो गया, वैतरणी हो गया, वैतरणी, यह भी एक है, ब्राह्मणी, वैतरणी, और एक और नदी है जो कि एक ही जगह से निकलते हैं, तो मैं बता देता हूँ, स्वर्णरेखा नदी, एक और है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा। ये तीनों की तीनों नदियों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो लिखिएगा, जो आपका ब्राह्मणी नदी है और स्वर्णरेखा नदी है, यह दोनों, जो स्वर्णरेखा नदी बहुत बार पूछा गया कितना किलोमीटर ये लंबाई है, तो बता देना 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ब्राह्मणी की पूछा गया 705 किलोमीटर, इसका नहीं पूछा गया है, इसका याद रखना 705 किलोमीटर, इसका 305 या 304 ऐसे कुछ किलोमीटर करके है है ना। स्वर्णरेखा का 305, सॉरी 295, सॉरी यार देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, 295 किलोमीटर है, 295 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका कितना 705 किलोमीटर है, लंबाई याद कर लेना, कभी काल के पूछ ले बहक कर, तो लोगों को नया है तो आपको आ जाए, ये बात है। ये मत बोलना कि अरे ये तो आया ही नहीं आज तक, कैसे आ जाएगा, तो आ सकता है, ठीक है ना, ये मत सोच के रखा रहना कि नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मणी हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, यह सब के सब छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, याद रखना। रौनी एक जगह है ना, रौनी के पास ही पड़ जाता है एक रांची शहर भी, छोटा नागपुर, तो रौनी ने याद करके बहुत ज़्यादा लोकल हो जाएगा, तो रांची याद करना आप। वैसे रौनी रांची बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक ही जैसे है, तो रांची के पास से निकलती हैं, याद रखना, ठीक है ना। रांची के पास से कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी निकलती हैं। रांची भैया आपको पता है झारखंड की, छत्तीसगढ़ का तो रायपुर है, अब जिला हो गया है नया रायपुर उसका, मतलब कि उसका एक तरह से राजधानी। और जो आपका झारखंड है उसका नाम, उसका जो कैपिटल है रांची है, उस रांची पठार से कहिए या फिर छोटा नागपुर के पठार पर स्थित रांची से निकलती हैं आपकी कौन सी दो नदियाँ, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा, इसको याद रखेंगे, ठीक है भाई, बहुत बार पूछा गया है।
आपसे हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वैतरणी नदी आती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। उड़ीसा एक है, उड़ीसा क्या है, एक राज्य है, यहाँ के क्योंझर एक पठार पड़ता है, क्योंझर, क्योंझर एक पठार है, क्योंझर, है ना, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी, वैतरणी नदी। आप याद रखेंगे ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाने वाली हैं, कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके बाद गोदावरी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल कर लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है बेटा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, याद रखना। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र, कितने जिलों में, पहले कितने राज्यों में बहती है, याद रखना, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रयंबक पहाड़ी, त्रयंबक लिख लेना, त्रयंबक, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी से जब ये निकलती है तो महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में यह कम से कम अपना 44% पानी को प्रवाह करती है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद पहले मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश में कितना परसेंट, मध्य प्रदेश में लगभग कह लीजिए कि 20% के आसपास अपना पानी यह प्रवाह करती है। फिर उसके बाद यह आंध्र प्रदेश में एंट्री करती है, आंध्र प्रदेश में 23% और बचा खुचा इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं। तो याद रखना, जो यूज करता है 44% महाराष्ट्र यूज करता है, आंध्र प्रदेश 23% यूज करता है और मध्य प्रदेश इसका पानी 20% यूज करता है। इसके बाद गोदावरी नदी सीधा का सीधा क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना, इस गोदावरी नदी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना। इसको कहा इसकी सहायक नदियां पहले सुन लीजिए, है ना। प्राणहिता क्या है, सबसे पहली सहायक नदी, याद रखेंगे भाई। मतलब कि गोदावरी नदी अगर तंत्र में बना दूं, गोदावरी नदी अगर तंत्र बना दिया जाए, यहाँ पर देखिए, अगर गोदावरी नदी तंत्र बना दिया जाए तो सबसे पहले इसमें जो नदी मिलती है उसका नाम है प्राणहिता नदी। प्राणहिता, याद रखिए नाम, प्राणहिता, प्राणहिता नदी। प्राणहिता के बाद एक नदी और आगे आके मिलती है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ आप चल रहे हो, पश्चिम से पूरब की तरफ। प्राणहिता के बाद पूर्णा नदी है, फिर दुधवा नदी है, फिर उसके बाद एक तरह से पेनगंगा है। तो लिखिए इसके प्राणहिता के बाद कौन सी नदी हमने बताया आपको, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी के बाद बेटा आपका पड़ जाता है दुधवा नदी, दुधवा नदी के बाद आपका पेनगंगा। तो पूर्णा, पूर्णा के बाद दुधवा, दुधवा के बाद पेनगंगा, 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 पेनगंगा के बाद वैनगंगा भी इसकी सहायक नदी है। लेकिन उसके पहले वैनगंगा के पहले वर्धा नदी एक मिलती है। वर्धा नदी के बाद वैनगंगा, वैनगंगा के बाद इंद्रावती, है ना, वर्धा। वह वर्धा याद है ना कि महाराष्ट्र का यही वर्धा नदी भी है, तो याद रखना, वर्धा एक जिला भी है। वर्धा के बाद क्या है, वर्धा के बाद एक पड़ता है बेटा आपका, वर्धा जिला भी है महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, गांधी जी से रिलेट है, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे तो समझेंगे। वर्धा के बाद हमने क्या बोला, वैनगंगा, वैनगंगा है। वैनगंगा के बाद क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती, याद रखना, इंद्रावती बहुत बार पूछा गया है। इंद्रावती ये इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी, यह सब बाएं तट से मिल रही हैं, याद रखना, क्योंकि नदी इधर से बह रही है तो बाएं तट इसका यह हुआ। तो प्राणहिता, पूर्णा, दुधवा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब सहायक नदियां हैं किसके, गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी याद रखना, गोदावरी नदी का एकमात्र क्या, जो बहुत बार पूछा जाता है, वैसे तो होंगी बहुत सारी नदियां इसकी दाएं तट से मिलने वाली, लेकिन एकमात्र नदी जो बहुत बार पूछा गया, मंजरा, मंजरा भी मंजीरा के नाम से जानते हैं, मंजरा नदी। तो मंजरा नदी जो कि दाएं तट से मिलती है, दक्षिण से मिलती है। बेटा यह इसके आयु और आकार और इसकी लंबाई के आधार पर इससे क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा की संज्ञा दी जाती है। बूढ़ी गंगा, याद रखना, कावेरी को मत लगा के आना। और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं, दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, बताना, आयु, आकार और लंबाई के कारण कहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग लगाना कृष्णा। ये मत पूछना दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, अभी आगे आएगा। अब हेडिंग लगा लेना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखेंगे, कृष्णा, कृष्णा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर इसको आप लिख लीजिएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ध्यान से सुनिएगा, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 1465 बहती है आपका गोदावरी, है ना, किलोमीटर में, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो कृष्णा नदी भी यही काम करती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है कितनी, याद रखेंगे, इसकी मात्र लंबाई जो है बेटा कितनी है, 1401 किलोमीटर के आसपास में। सोच लो कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1401 कहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो 1400 किलोमीटर मिलेगा आपको, तो 1400 किलोमीटर याद रखेंगे।
1400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई किस किस राज्य में बहती है, पहले यह देख लेते हैं। यह निकलती है महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर चोटी जो पड़ता है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं, पश्चिमी घाट में पड़ती हैं। तो पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से महाबलेश्वर चोटी से यह निकलती है। और कितने राज्यों में जाती है? महाराष्ट्र में तो जाती ही जाती है। महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र में कितना पानी है अपना छोड़ती है? 27% पानी। 27% पानी यह महाराष्ट्र में छोड़ती है। इसके बाद 44% पानी कर्नाटक में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में फिर उसके बाद ये अपना पानी पूरा का पूरा गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें विवाद भी एक है, तो कृष्णा नदी के ऊपर कावेरी नदी के ऊपर विवाद है बेटा, इस पे नहीं है। तो याद रखना, वैसे इस पे भी कहीं ना कहीं एक विवाद था, है ना, तो बाद में उसे क्योंकि जो राज्य के विवाद होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, क्योंकि दोनों के हाई कोर्ट हैं तो कौन किसका पक्ष ले लेगा, ये चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे इसका सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होता है। तो 44% कर्नाटक, लिखते चलिएगा महाराष्ट्र का कितना 27%, फिर इसके बाद कर्नाटक में जाती है यह। कर्नाटक में कितना? कर्नाटक में 44%, और बचा खुचा कौन ले लेता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना बच गया? 44 और 20 कितना हो गया? 60, और 40 20 60 और 10 70 1 71, बचा कितना? 29%। 29% कौन ले लेता है? आंध्र प्रदेश ले लेता है पानी इसका। मतलब इस तरह से पानी को यूज करते हैं। देखो जो भैया गोदावरी नदी थी वह कहाँ से निकलती थी? पहले महाराष्ट्र से निकली, मध्य प्रदेश में गई, फिर आंध्र प्रदेश में गई। तो याद रखना इसमें भी वही क्रियाकलाप हो रहा है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश की जगह क्या आ जा रहा है? कर्नाटक आ जा रहा है। इस बात को याद रखना लाल, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया आपका कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में और कुछ चीज़ें विशेष रूप से जान लीजिए। इसकी सहायक नदियां हैं जो बहुत बार आपसे पूछ ली जाती हैं। मुख्य सहायक नदियां जैसे तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा के बाद भीमा इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, लिखते चलिए, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, इसके बाद मरला, फिर वर्णा करके है, फिर पंचगंगा भी इसकी सहायक नदी है। दूधगंगा, पंचगंगा बहुत बार पूछा गया है। घाट प्रभा के बाद मालप्रभा याद रखेंगे। फिर इसके बाद और क्या बोल दो, बस इतनी बातें तो याद रखेंगे। मैंने फिर से गिना देना है, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा, फिर दूधगंगा के बाद कोयना इसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। मूसी एक नदी छूट रही थी, मूसी। उसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जो बहुत बार पूछा गया है, पंचगंगा, ये चीज़ें, वर्णा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया, है ना। और तुंगभद्रा भी बताया, आपको बता दिया ना तुंगभद्रा, अब याद रखेंगे। और एक काम और कर लेना भाई, जो तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, हंगरी नहीं भाई, हगरी या फिर हजारी कह लो। तो हजारी नदी, तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हजारी, ये इसकी सहायक नदी जो बहुत बार पूछा गया है। इतनी बातें याद रख लेना कृष्णा नदी के बारे में, पूरा का पूरा मामला फिनिश, ठीक। अब आते हैं कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की कहाँ से निकलती है भाई? कर्नाटक से निकलती है, लिख लेना कावेरी नदी को ही हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा बोलेगा, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, बूढ़ी गंगा तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी, याद रख लेना। यह बहुत बार पूछा गया है। कावेरी नदी नील नदी के आसपास से वाली क्षेत्र है, ठीक है। नील नदी बोल रहे बेटा, नील पहाड़ी जो हमारे यहाँ है ना, नील पहाड़ी, जो कि क्या नाम है उसका भाई, बताना जरा, बता दिया गया है। इसके बाद उस पर उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और पहली तो आपको पता है कि आपका पड़ जाता है यहाँ पर, इसको किस नाम से जानते हैं भाई? यहाँ पे नील हरित पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद उसके यहाँ पर स्थित है, उसके नीचे एक पहाड़ी है, इसका नाम क्या है बताना जरा था। थोड़ा देखिए, दिमाग से स्किप कर रहा है यार, नाम बताना। देखो दिमाग से स्किप कर रहा है, दिमाग में तो चल ही रहा है, सारी चीज़ें होता है ना कि कुछ चीज़ें देख कर ही बताई जा सकती, मत देख कर नहीं, मतलब कि दिमाग में होती हैं पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। भाई जहाँ से वैगई पहाड़ी निकलती है, देखो बताना जरा, कौन बच्चा बता ले जाएगा? नीलगिरी पर्वत के नीचे कौन सी एक भाई पहाड़ी है? देखो नाम से स्किप, दिमाग से स्किप कर गया ससुराई, बताओ जरा क्या नाम है उसका? हाँ, अनाईमुडी भाई, अनाईमुडी पहाड़ी है जिस पर स्थित है अनामलाई। इसके नीचे, इसके दक्षिण में स्थित है आपका, जो कि आपका इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हमने बताया था, है ना। तो ये जो नीलगिरी की पर्वत श्रेणी है ना, यही तीनों को एक तरह से कनेक्ट करती है, इसी जगह से कावेरी नदी हमको देखने को मिल जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में से जाना जाता है, याद रखना। यह कह लीजिए कि एक तरह से यह जो है ना आपका, इसका बहाव क्षेत्र जो है, यह
बहाव क्षेत्र के कारण ही, अपने बहाव क्षेत्र के कारण इसे बाउल ऑफ साउथ कहा जाता है। बाउल ऑफ साउथ के नाम से इसे जाना जाता है। तो पूछा जाता है आपसे बाउल ऑफ साउथ के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कावेरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, यह कर्नाटक के कुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कह लीजिए कुर्ग पहाड़ी भी है लेकिन कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। पहाड़ी छोड़ दो, ब्रह्मगिरी चोटी, यह कर्नाटक जिले के कुर्ग जिले में। कुर्ग आपको पता है काफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस है ना। कुर्ग जिला हो गया, और वहाँ का कॉफ़ी के लिए एक और क्षेत्र वहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा, वैसे कर्नाटक बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी के लिए, वही ब्लैक कॉफ़ी के लिए। ठीक है, ब्राउन कॉफ़ी की बात करोगे तो सीधे चला जाना असम में। असम में फेमस है थोड़ा सा, यहाँ पे पाया जाता है लेकिन असम से कम पाया जाता है। तो ब्लैक जो आती है ना, जो वो यहीं पे पाया जाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और सेहतमंद होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और इसी पहाड़ी पे देखने को मिलता है हमको, याद रखना। जो आपसे पूछा गया है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे देखने को मिल जाता है। और इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जब ये निकलती है तो कितना यह क्षेत्र अपना कवर करती है, लगभग 805 किलोमीटर बहती है। 805 किलोमीटर, याद रखना। मैंने गोदावरी के बारे में कितना बताया था, 1465, कृष्णा के बारे में 1400, और इसके बारे में 805 किलोमीटर। 805 किलोमीटर, ठीक है, याद रख लेना। यह बात पूछी जाती है आपसे। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं भारत की, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से। ठीक है, इसकी लंबाई हो गया, इसका क्षेत्र किस में बहता है, तो याद रखना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पानी इसका बहता है 56%। तमिलनाडु में 56%, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, याद रखना। इस वजह से इसको सरकार ने, गवर्नमेंट के थ्रू इसको 56% की आज़ादी मिली है, ये यूज करेगा। 41% क्या होता है, कर्नाटक यूज करता है, और बचा कुचा जो है केरल यूज करता है। कितना बचा भाई, 6 एक 3% बचा, कितना परसेंट बता देख लो, 6 और 97, 3% बचा ना। 3% केरल यूज करता है, बहुत कम यूज करता है केरल, क्योंकि केरल में बहुत सारी नदियां हैं। केरल तटीय इलाके में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से गोखुर नदियाँ भी पाई जाती हैं। क्या होता है गोखुर, हम बताएंगे जब पढ़ेंगे टॉपिक, तो इस तरह से याद कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता है जो तमिलनाडु है ना, इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा हमको दिया गया छूट, और इस पर ही विवाद देखने को मिलता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है ना, इतनी बातें याद रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं ना। अब इसकी सहायक नदियाँ लिख लेना, उत्तर से मिलने वाली कुछ सहायक नदियाँ हैं, हैरंगी हैं, हेमावती है, इसके बाद लोकपावली है, लोकपावनी के नाम से जाना जाता है, इसके बाद सिग्मा है और अर्कावनी है, यह सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट से मिलने वाली 3-4 तीर्थ स्थल, जैसे लक्ष्मण तीर्थ करके एक नदी है, और कबबिनी है, और एक नदी है सुवर्ण करके है, सुवर्णवती करके है, इसके बाद भवानी करके नदी एक है, और अमरावती करके एक नदी है, ये जो कि इसके यहाँ से मिलता है। मैं कुछ और नदियों को आपके सामने पेश करता हूँ, जैसे पेन्नार हो गया, पेन्नार नदी है, जो कि पेन्नार नदी के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बस थोड़ी थोड़ी से बस उसके बारे में जान लेना है। पेन्नार नदी भी डेल्टा बनाती है। देखिए हम पूरब में बहने वाली नदियों को पढ़ रहे हैं, इसमें सारी नदियों को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेन्नार नदी केसो के पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से ही निकलती है वो पेन्नार नदी, जो कि बहुत छोटी इसकी जलधारा होती है, ये जाके मिल जाती है, क्योंकि इधर का देख रहे हो सिकुड़ गया आकर, यहाँ पे ऊंची छोटी पहाड़ियाँ हमको देखने को थोड़ी सी मिल जाती है कंपेयर टू इधर के। तो लगभग कह लीजिए कि जो आपका मैंने बताया अनाईमुडी पहाड़ी 2665 किलोमीटर, सॉरी 95 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है, और 2600 करीब 35-25 किलोमीटर के हाइट में आपका डोडा बेटा पड़ जाता है। तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो पेन्नार नदी केसो के पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। केसो की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है पेन्नार नदी, जहाँ से निकलती है केसो की पहाड़ी से। और यह अपना कह लीजिए कहाँ से, कर्नाटक जिले से निकलती है, और तमिलनाडु में बहती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद एक पलार नदी अभी कर्नाटक से ही निकलती है। कोलारू जिला, कर्नाटक का कोलारू जिला एक है, वहाँ से निकलती है, या फिर कोलार जिला है करके है, जहाँ से एक तरह से हमें कोयले की खान वगैरह देखने को मिल जाते हैं कोलार से। और यह आंध्र प्रदेश में कोलार, एक मिनट आंध्र प्रदेश में कोलार पड़ता है, सॉरी मैं आप ही चाहता हूँ, कोलार करके एक कोलार जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कर्नाटक से तो पलार निकलता ही है, लेकिन यह चला जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के कोलार जिले में। कोलार जिले से होते हुए तमिलनाडु के अर्काट जिले से होता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश के कोलार, आंध्र प्रदेश के कोलार, कोलार एक तरह से कल यहाँ पे कोयले के खान वगैरह देखने को मिल जाते हैं हमको, हीरे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, सॉरी सोना, कोलार में सोना भी पाया जाता है। इसके बाद ये जैसे ही यहाँ से निकला कर्नाटक से, तो पहले गया तमिलनाडु के अर्काट जिले से, तमिलनाडु के अर्काट और कोलार आंध्र प्रदेश के होते हुए कहाँ पे गिर जाती है,
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? पलार के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद वैगाई। वैगाई नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले से निकलती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। ये मात्र एक ही राज्य से निकलती है और फिर उसके बाद अपना क्योंकि भाई तमिलनाडु बिल्कुल इधर पड़ता है, इधर थोड़े घूम के जाएगा फिर इधर आएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन बशर्ते ये यहाँ से निकलता है वैगाई जिले से, तमिलनाडु के वैगाई जिले से निकलता है वैगाई नदी, सॉरी मदुरई जिले से निकलता है वैगाई नदी, और कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो इसके किस पहाड़ी से निकलता है, ये पूछ ले तो बता देना। वर्षानद पहाड़ी, वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। इतनी बातें याद रखना है आपको बस। बेटा मदुरई जो है एक तरह से कह लीजिए कि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मदुरई जिले के बारे में, मदुरई जिले से ही निकलती है और एक तरह से कह लीजिए पाक की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है नदी। इधर से निकली और पाक की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। पाक की खाड़ी वही आपको पता है यही पर स्थित है जहाँ पर आपका पाक की खाड़ी के पास आपको पता है कि आपका यह पाया जाता है ना, जो आपका भैया राम जी द्वारा जो राम सेतु जो बनाया गया था, यह भी इसी जगह स्थित है ना। तो यह यहाँ पर श्रीलंका स्थित है, जो कि यहाँ पे आके विलीन हो जाती है। इसके बाद एक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी बहुत बार पूछा गया है, अभी तमिलनाडु के तिरुनेवली जिले से निकलती है। ताम्रपर्णी तमिलनाडु के तिरुनेवली से निकलती है, जनपद है भाई, वहाँ का जिला है। तो वहाँ की प्रमुख नदी भी यहाँ पे फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ताम्रपर्णी भाई। एक तरह से जैसे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अगर आप हो, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हो और प्लस आप कानपुर जिले में हो, मथुरा में हो, तो यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं वह उसकी गंगा के रूप में देखने को मिल जाती है, मतलब कि शुद्ध नदियों के रूप में देखने को मिलता है। भाई हमारे यहाँ से जाता है तो हमारी नदी शुद्ध है बहुत। इसी प्रकार से ताम्रपर्णी नदी है जो कि तमिलनाडु में तिरुनेवली जो जनपद है ना, उसको लोग बहुत पूजा करते हैं। जैसे नदियों का पूजा करना चाहिए क्योंकि यह सतत वाहिनी है, यह हमारे पूर्वजों के अस्तित्व को लेकर ढोती रहती हैं। बहुत पता नहीं कितने पूर्वज को देखती हुई आ रही हैं, समझ रहे हो ना, कब से बह रही हैं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पहले से, करोड़ों वर्ष पहले से। भाई हिमालय जब नहीं बना था तब से ये नदियाँ बह रही हैं सारी। तो जिसका उद्गम स्थान कह लीजिए अगस्त्यामलाई एक पहाड़ी है, अगस्त्यामलाई पहाड़ी हमने पढ़ा दिया है भाई, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी सब कुछ पढ़ाया है। अगस्त्यामलाई पहाड़ी तिरुनेवेली जिले में ही पड़ता है, यह भी हमने बताया था। तो उसी जगह से निकलता है आपका ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी निकलती वहीं से है, लेकिन मन्नार की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। मन्नार की खाड़ी वही आपका जो पाक की खाड़ी है ना, उसी के आगे पड़ता है मन्नार की खाड़ी, उसके दक्षिण में पड़ जाता है। तो ये बातें आप याद रखोगे बस। इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपके नदी पे, फिर इसके बाद नदी का लेक्चर समाप्त, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ अलग से टॉपिक पर। अभी बहुत बड़ा ज्योग्राफी नहीं है, मतलब आपको लगता था बहुत बड़े ज्योग्राफी है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे शुरू से ना उनको लग गया होगा कि कितना है, क्या पढ़ना है हमको, बस इतना ही आपको पढ़ना है जो मैं दे रहा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए मस्त तरीके से मौज मारिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। धन्यवाद।